हेलो एंड वेलकम बैक। तो फिर से स्वागत है आप सभी का इस इकोनॉमिक्स क्लास में। ठीक है, तो हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम है यूपीपीजीटी की, जो कि बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक एमसीक्यू महायुद्ध, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर होगा। तो आइए चलते हैं सीधे क्लास की तरफ, और उससे पहले आप सभी लोग कीजिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और फटाफट शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ बिना देर किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा मॉडल व्यष्टिपरक है। कौन सा मॉडल व्यष्टिपरक है? ऑप्शन नंबर ए, के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी। ऑप्शन नंबर बी, वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी। ऑप्शन नंबर सी, पी बराबर एम बी प्लस एम वन बी वन बटे के टी। ऑप्शन नंबर डी, डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स। तो देखिए, जो व्यष्टिपरक मॉडल है, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी एक्स बराबर एफ, क्वेश्चन में पी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संस्थाओं में से उद्योग से संबंधित शीर्ष संस्था कौन सी है, यानी कि उद्योग से संबंधित शीर्ष कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई। ऑप्शन नंबर बी, आईआरसीआई। ऑप्शन नंबर सी, आईडीबीआई। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। देखिए, इसका राइट उत्तर क्या होगा? देखिए, 1964 में क्या था, जुलाई में जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया, ठीक है, जिसका नाम है आईडीबीआई। ठीक है, कब हुआ था? 1964 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, पूर्ण प्रतियोगिता की दीर्घकालीन में फर्म का संतुलन होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता की दीर्घकालीन में फर्म का संतुलन क्या होता है? औसत आय बराबर सीमांत आय, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, औसत आय बराबर सीमांत आय बराबर सीमांत लागत बराबर औसत लागत, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है, जो दीर्घकालीन संतुलन में क्या, जो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि ये होता है औसत आय बराबर सीमांत आय बराबर सीमांत लागत और औसत लागत। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोलता है कि बजट संबंधी प्रलेखों में निम्न में से किस प्रकार के घाटे का उल्लेख किया जाता है। यानी बजट संबंधित प्रलेखों में किस प्रकार का घाटे किया जाता है? राजस्व घाटा का, बजट घाटा का, राजकोषीय घाटा का, प्राथमिक घाटा का, या वित्तीय घाटा का। ठीक है, तो देखिए, जो बजट है, ठीक है, जो बजट संबंधी प्रलेख में क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है आपका राजस्व घाटा का किया जाता है, बजट घाटा भी किया जाता है, राजकोषीय घाटा भी किया जाता है, ठीक है, और प्राथमिक घाटा। लेकिन ये वित्तीय घाटा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? यानी किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा विकास पत्र। ऑप्शन नंबर बी, किसान विकास पत्र। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल। तो इसका राइट उत्तर बताइए। देखिए, इसका राइट उत्तर क्या होगा, यानी कि भुगतान सरकार द्वारा, सरकार क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का भुगतान सरकार नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस अवधि के लिए वैध है? यानी जो 12वां वित्त आयोग है, उसकी संस्तुतियां किस अवधि के लिए वैध है? अब देखिए, 12वां वित्त आयोग की संस्तुतियां किस अवधि के लिए वैध है? तो किस अवधि के लिए वैध है? तो देखिए, जो 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां है, जो कि 2005 से लेकर के 10, ठीक है, इसके लिए वैध थी। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर कौन थे, सी रंगराजन थे। जबकि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे अध्यक्ष एम खुसरो थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है कि प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? देखिए, प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? प्राथमिक घाटे में से क्या किया जाता है, जब हम लोग राजकोषीय घाटे को में से जब हम लोग ब्याज को घटा देते हैं तो वो हो जाता है प्राथमिक घाटा। यानी जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज दर घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्राथमिक घाटा। तो अब यहाँ पे क्या उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राजकोषीय घाटा इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय उनमें से प्रत्येक बैंक का न्यूनतम जमा राशि कितना था? तो देखिए, 25 था, 50 था, 100 करोड़ था, 200 करोड़ था। जो पहली बार जब जो 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में, जिनकी कुल जमा पूंजी जो एक बैंक की थी, जो कितने था, कम से कम 50 करोड़। कितना था? 50 करोड़। ठीक है, और दूसरी बार किया गया था 1980 में। कब किया गया था? 1980 में किया गया था, जिसमें करीब 6 बैंक थे और उनकी जमा पूंजी का क्या था, वो 200 करोड़ था। ठीक है,
तो इसका राइट उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 50 करोड़ था जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बजट घाटे की पूर्ति निम्न तरीकों से की जा सकती है, यानी जो बजट के घाटे की पूर्ति निम्न किस तरीके से की जा सकती है। पहला ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध विदेशी पूंजी की प्राप्तियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालीन ऋण लेकर। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालीन ऋण लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रणाली की सहायता से बनाया गया, यानी जो रिकार्डो ने जो अपना लगान सिद्धांत किस प्रणाली की सहायता से बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आगमन प्रणाली की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी है निगमन प्रणाली की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी है गणितिक प्रणाली की सहायता से। और ऑप्शन नंबर डी है अर्थमिति की सहायता से। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निगमन प्रणाली की सहायता से रिकार्डो का ये लगान सिद्धांत बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? द्वाधिकार विशेष दशा है, यानी द्वाधिकारी विशेष दशा है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रतियोगिता की दशा है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की दशा है, कि अल्पाधिकार की दशा है, या फिर एकाधिकार की दशा है। जैसा कि पता है जो कि आपका जो द्वाधिकारी है वो क्या है? अल्पाधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की दीर्घकालीन साम्य में, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता की दीर्घकालीन साम्य में ऑप्शन नंबर ए क्या है? सभी फर्में केवल समान लाभ प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता की दीर्घकालीन साम्य क्या होता है? सभी फर्में केवल समान लाभ प्राप्त कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, सभी फर्मों की AR बराबर AC। ऑप्शन नंबर सी, सभी फर्मों का TR बराबर TC, या उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? देखिए दीर्घकाल में सभी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 13वां क्वेश्चन कहता है कि दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्में केवल क्या प्राप्त करती हैं? समान लाभ प्राप्त करती हैं, हानि सहन कर सकती हैं, अर्जित लाभ कर सकती हैं, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दीर्घकाल में जो है दीर्घकालीन साम्य में जो सभी जो पूर्ण प्रतियोगी फर्में केवल समान लाभ ही प्राप्त कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर, पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का। ठीक है, पूंजी कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का क्या कारण है? परिणाम है, कारण परिणाम दोनों हैं। यह कारण है लेकिन परिणाम नहीं है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर होगा कारण और परिणाम दोनों है। ठीक है, पूंजी की कमी जो है अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर नीचे होने का कारण भी है और परिणाम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ऑप्शन नंबर सी, एक अमेरिकी व्यापार संगठन का संगठन है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी, गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। तो उसका राइट उत्तर क्या होगा? तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गैट से बना है, WTO, और एक पता है 1995 में, 1 जनवरी 1995। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज अथवा नगद क्षेत्र समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? कैम्ब्रिज और नगद समीकरण ये है। ऑप्शन नंबर ए मार्शल है, मिल है, केंज है, या फिशर है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर देंगे। राइट उत्तर इसका मार्शल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, केसी पंत, APK सालवे, KT शाह। ठीक है, तो जो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो केसी पंत थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। सुपर डी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, कीमत नेतृत्व मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल कीमत नेतृत्व अपना लाभ अधिक करता है, संयुक्त लाभ अधिकतम किए जाते हैं, कोई अपना लाभ अधिकतम नहीं करता है, प्रत्येक फर्म अपना लाभ अधिकतम करती हैं। तो कीमत नेतृत्व फर्म क्या होता है? केवल जो कीमत नेतृत्व वाला ही अपना फर्म अधिकतम करता है, अधिकतम लाभ करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 हो, ठीक है, और सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच क्या होगी? कीमत के सापेक्ष लोच सबको पता है, E बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, यह क्या है? कीमत। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बटे के AR बटे के AR माइनस MC हो जाएगा। ये MR है जी। तो इसमें क्या करेंगे? AR कीमत क्या है? AR होता है प्राइस, यानी हो गया 50, तो 50 और फिर इधर 50 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, यानी 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 क्वेश्चन, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय कौन से हैं?
तो नकदी कोष अनुपात को बढ़ाना, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना, नकदी कोष अनुपात को घटाना। देखिए मंदी और बेजा दूर करने के लिए क्या होगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा ना बढ़ा, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों काम करना पड़ेगा, यानी बी और सी इज द राइट आंसर, यानी वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना होगा और नकदी कोष अनुपात को घटाना होगा ताकि मार्केट में ज़्यादा से पूंजी आ सके। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रायोगिक उपभोग फलन है। ठीक है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी इसका होगा सी टी बराबर C0 प्लस C इंटू वाई टी माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है, राजकोषीय नीति में कर नीति और व्यय नीति सम्मिलित किया जाता है। राजकोषीय नीति में कर नीति और व्यय नीति दोनों क्या है, सम्मिलित किया जाता है। सही बात है, नहीं गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण तथा ऋण प्रबंधन से होता है। नहीं भाई, ये जो ऋण प्रबंधन काम नहीं है। एक मिनट, ये सही है भाई, आपका ये भी सही है, ये भी सही है। सार्वजनिक राजकोषीय नीति का ही तो सब काम है। तो राजकोषीय नीति कर नीति व्यय नीति को सम्मिलित किया जाता है। सही बात है भाई, ये भी सही बात है। और राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण तथा ऋण प्रबंधन से है, ये भी सही बात है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट किसमें क्या है ऑप्शन, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करती है। सही बात है, ये भी है। और इसमें दिया राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। नहीं, विनिमय दर, ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी क्या है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 23 नंबर, 1991 में वित्तीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में था। यानी जो 1990 में वित्तीय घाटा वो जीडीपी कितने प्रतिशत था, 507% था, 601 था, या फिर 605 था, 8.3% था। तो देखिए उस टाइम क्या था, उस टाइम बहुत घाटे में सरकार चल रही थी। ठीक है, तो घाटा कितना था, 8.3% था। लेकिन अब क्या है, फिलहाल में जो लक्ष्य रखा गया है 2026-27 में, वो रखा गया है 4.3% का, 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और पिछली बार जो था 25-26 का था। ठीक है, 25-26 का 4.4 पर पहुँचा था। ठीक है, तो राइट उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल लाभ क्या है। सकल लाभ कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत, कुल आगम होगा माइनस कुल स्पष्ट लागत, कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस कुल अस्पष्ट लागत, कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस कुल अस्पष्ट लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अविकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है। यानी कि अविकसित देशों के लिए निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है। ये कौन सा कथन है जो कि अविकसित देशों के तथा में निम्न स्तरीय आय के लिए सही है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति शून्य होती है, उपभोग इसमें से कोई नहीं। तो क्या था, देखिए जो अविकसित देश है ना, अविकसित देश हैं, तो उसमें क्या होता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। चलिए राइट क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विस्फोट चक्रों में व्यापार चक्र का आयाम, यानी विस्फोटक चक्रों में व्यापार चक्र का आयाम क्या है, घटता है, यथावत रहता है, बढ़ता है, कूदता हुआ परंतु असत्य रहता है। तो क्या रहता है, तो इसका राइट तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 27 नंबर, प्रगतिशील कर प्रणाली वो है जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की राशि बढ़ती है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की राशि बढ़ती है। और ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की राशि समान रहती है। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जैसे आय बढ़ती है उसी के साथ कर की दर भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है केवल भूमि पर, केवल पूंजी पर, केवल श्रम पर, भूमि श्रम पूंजी सबसे। तो आधुनिक लगान में सब पे यानी कि सब पे लगान प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को कहते हैं। मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं, व्यापारिक नीति कहते हैं, या कीमत नीति कहते हैं। या देखिए मुद्रा और कहते हैं, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं मौद्रिक नीति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, एक अधिकारी के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच क्या होती है, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, शून्य होती है, इकाई से कम, इकाई के समान, इकाई से अधिक। तो जो एक अधिकारी के लिए होती है उसकी जो आड़ी लोच होती है वो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, वो शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पादन अनुपात कम होता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो भारत की पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजी उत्पादन क्या है,
वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने क्रांति न्यूनतम प्रयास की अवधारणा को प्रतिपादन किया, यानी किसने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की अवधारणा का प्रतिपादन किया, किसने किया था। क्वेश्चन देखते हैं, तो सबको पता है लेविस्टिन, लेविस्टिन ने किया था, लेविस्टिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्य मांग फलन का ढाल होता है, यानी जो समान मांग फलन है उसका ढाल कैसा होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, राइट उत्तर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी समान मांग फलन का ढाल क्या होता है, वो होता है ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या कहता है कि फिलिप्स वक्र का संबंध दर्शाता है, जो फिलिप्स वक्र है उसका संबंध क्या है। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र का जो संबंध है स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर में से है। ठीक है, यानी जो स्फीति दर और बेरोजगारी दर का संबंध है। ठीक है, और ये सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, यदि कीमत की मांग की लोच डेल्टा एक्स बटे के डेल्टा पी हो तथा डेल्टा एक्स बराबर 0 हो तो कीमत की लोच क्या होगी। देखिए, जब यहाँ पर क्या होगा, जब कीमत यही हो गया तो यहाँ पर जब गुणा भाग होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। आयोजन की एक सांकेतिक भूमिका होती है, यानी कि जो आयोजन है उसकी आती है एक सांकेतिक भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ये दूसरा दिया है, आयोजन की कोई भूमिका नहीं होती है। और तीसरा क्या दे रहा है, आयोजन निर्धनों की सुरक्षा चक्र को प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या है, ये सही है। ठीक है, आयोजन की कोई भूमिका नहीं, भूमिका होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होता है, 1 और 3 क्या सही है, 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, शिशु उद्योग तर्क किसके पक्ष में है, स्वतंत्र व्यापार के संरक्षण के है, या खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने में है, या फिर उपयुक्त सभी। 37 क्या होगा, तो जो शिशु तर्क उद्योग है ये एक है संरक्षण के लिए, जो छोटे उद्योग को संरक्षण देने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, आय कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, बिक्री कर। तो इसमें से कौन सा नहीं है, 38 का। तो इसमें क्या है, जो बिक्री कर क्या है, वो क्या है, वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है, किसानों को ऋण प्रदान करना, विश्वविद्यालयों से जमा स्वीकार करना, साख पर नियंत्रण तथा नियमन करना, साख सृजन करना। उसका राइट उत्तर क्या होगा, देखिए साख पर नियंत्रण नियमन ये क्या है, केंद्रीय बैंक का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्टेल किस बाजार का भाग है, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार या एकाधिकृत प्रतियोगिता का। तो देखिए जो कार्टेल है, कार्टेल क्या है, कार्टेल अल्पाधिकार मार्केट का एक भाग है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्पाधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 41 नंबर, सोलो के समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सा स्थिर नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए बचत आय अनुपात, ऑप्शन नंबर बी पूंजी श्रम अनुपात, ऑप्शन नंबर सी उपभोग श्रम सीमांत प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या वृद्धि दर। तो देखिए जो सोलो का समृद्धि मॉडल में क्या है, इसमें क्या क्या स्थिर मतलब नहीं रहता है, मतलब तो इसमें क्या है, श्रम पूंजी श्रम अनुपात ये क्या है, ये स्थिर नहीं रहता, बल्कि बचत आय अनुपात, उपभोग श्रम प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि ये सब क्या है, ये सब सारी चीज़ें सोलो में क्या है, ये स्थिर रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है किस पे, कंपनी पर के लाभ पर, संपत्ति पर, वस्तु पर, या व्यक्तिगत आय पर। ठीक है, तो जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है सबको पता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ लगता है, जो हम बाजार से सामान सौदा वस्तु वगैरह खरीदते हैं तो वस्तु पर लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए। चित्र है, चित्र में कहता है कि निम्न चित्र में औसत स्थिर लागत AFC वक्र OX अक्ष को स्पर्श नहीं करती है, क्यों। क्या है ये जो है, जो क्या है चित्र में क्या है, ये औसत स्थिर लागत वक्र OX जो अक्ष है इसको स्पर्श नहीं करती, क्यों, इसका कारण क्या है बताइए वो लोग। चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है कि AFC कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, AFC कभी शून्य नहीं हो सकती, तो यही मिल गया, एवरेज जो फिक्स कास्ट है वो क्या है, वो कभी शून्य नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 44, मुक्त व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां बिना नियंत्रण के व्यापार हो, जहां बिना नियंत्रण के व्यापार हो, जहां बिना कर दिए वस्तुओं का आवागमन होता हो, जहां उद्योग उत्पादन मूल्य मुक्त हो तथा निर्यात के लिए उत्पादन करते हों, जहां संरचनात्मक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हो। तो देखिए जो है, अब यही सबसे ऑथेंटिक लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, जहां पर बिना नियंत्रण के व्यापार होता है उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है, यानी अल्पाधिकार किसका है, अनेक क्रेता तथा अनेक विक्रेता, एक क्रेता अनेक विक्रेता, एक क्रेता अनेक क्रेता, एक विक्रेता अनेक क्रेता, कुछ विक्रेता तथा अनेक क्रेता। तो जो अल्पाधिकार में क्या था, उसमें जो विक्रेता क्या है थोड़े से होते हैं। ठीक है, और क्रेता जो है अनेक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है निम्नलिखित में किसे नोट निर्गत करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कौन सा जो है नोट निर्गत है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इलाहाबाद बैंक। ठीक है, तो वो क्या है, जाहिर सी बात है
इसका राइट उत्तर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न फलनों में से कौन सा निवेश फलन प्रायोगिक फलन नहीं है? यानी निम्न फलनों में से कौन सा प्रायोगिक फलन नहीं है? तो इसमें देखिए, जिसमें t-1 होगा वो सारे क्या है? प्रायोगिक फलन है। तो इसमें भी t-1 है, इसमें t-1 है और इसमें भी t-1 है, और इसमें t-1 नहीं है, तो यही क्या है? ये प्रायोगिक फलन नहीं है। ऑप्शन पर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय सरकार को आय का साधन प्राप्त नहीं होता है। भारत की केंद्रीय सरकार को आय किस साधन से प्राप्त नहीं होता है? व्यापार कर से नहीं होता है, सीमा शुल्क नहीं होता है, उत्पाद शुल्क नहीं होता है, आय कर से नहीं होता है। यानी जो भारत जो केंद्र है, केंद्र को कौन सा साधन जिससे कि उसको कुछ आय वाय नहीं प्राप्त होता है? तो उसका राइट उत्तर क्या होगा? बताइए सभी लोग। ये हो जाएगा व्यापार कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होता है। करापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं में होता है। मांग किलोज के अनुसार, पूर्ति किलोज के अनुसार, दो क्रेताओं की आय के अनुपात में, या मांग तथा पूर्ति की लोज के अनुपात में। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? राइट उत्तर होगा इसका मांग तथा पूर्ति की लोज के अनुपात में। ऑप्शन बड़ी से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के किस उद्देश्य को अधिकांश भारत के मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मूल्य स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर सी रोजगार सृजन, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक न्याय। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा 50 का? तो राइट होगा मूल्य स्थिरता। क्या होगा? यानी मौद्रिक नीति किस उद्देश्य को अधिकांशतः भारत में मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो क्या है? मूल्य स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या अब, ठीक है, अब करते हैं आगे। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे कल के डेट में। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग तैयारी बनाए रखिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर